कभी भी आप स्टोर्स पे गए होगे तो आपने देखा होगा जो चीज़ें रखी रहती हैं स्टोर्स पे वो एक सर्टेन वे में रखी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ कहीं पे भी रख दी जाती है। जैसे कि किसी आप सुपर मार्ट में गए होगे तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे ड्रिंक्स रखी हुई हैं वहाँ पे सारी ऐसे ड्रिंक्स की ही कैटेगरी रखी हुई है, या जहाँ पे मंचीज़ रखे हुए हैं या चॉकलेट्स रखी हुई हैं वहाँ पे सब चॉकलेट्स ही हैं आसपास, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा पॉसिबल हो पाता है प्लानोग्राम की वजह से। ठीक है, जो स्टोर्स होते हैं वो ऑलरेडी प्लान करके रखते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ रखनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानोग्राम के बारे में। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं की फीचर्स, क्या होते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानोग्राम, एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि क्या प्लानोग्राम को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं जो प्लानोग्राम करते टाइम आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है, व्हाट इज प्लानोग्राम। प्लानोग्राम दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, प्लान एंड डायग्राम। प्लान हम सबको पता है क्या होता है, बचपन से हम प्लानिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम करते भी हैं कि कुछ भी चीज़ करने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि कैसे वो चीज़ करनी है या प्लान कर रहे हो तो उसे ही हम प्लान बोलते हैं। ठीक है, और डायग्राम होता है एक स्ट्रक्चर्ड वे किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का। ठीक है, फ्लो चार्ट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसको डायग्राम बोलते हैं। तो प्लानोग्राम इन दोनों को मिला के ही बनाया गया है। वर्ड जो है ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड लगता है सुनने में, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया गया है। जैसे कि आप स्टोर्स पे जाते हो तो आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हर एक कैटेगरी की चीज़ एक जगह पे ही रखी रहती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि कस्टमर्स को कन्वीनियंट रहे वो सारी चीज़ परचेज करने में। ऑलराइट, तो अब लिखने वाली टर्म में देख लेते हैं प्लानोग्राम किसे बोलते हैं। A planogram is a visual representation or layout used in retail stores to show where and how products should be displayed on shelves. ठीक है, एक प्लानोग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑलरेडी प्लान करके रखता है जो स्टोर, या लेआउट होता है दिखाने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है। ठीक है, और प्लानोग्राम को हम एक मैप या डायग्राम भी बोल सकते हैं जो स्टोर्स को ये बताता है कि कैसे किस वे में प्रोडक्ट को वो अरेंज कर सकता है या रख सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर पाए और अपनी सेल्स को वो बूस्ट कर पाए। अब क्या कि कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं प्लानोग्राम के। की कंपोनेंट्स का मतलब फीचर्स बोल सकते हो आप कि इसके अंदर क्या क्या आता है। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, सेलेक्टिंग द राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट अलाइंस विद कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिमांड, ensuring variety and completeness within a category। ठीक है, कि असॉर्ट कैसे रखेंगे, आपको डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स रखने हैं अपने दुकान में, तो किस तरीके से, किस मिक्स से आप प्रोडक्ट्स को रख सकते हो, वो प्लानोग्राम आपको बताता है। स्पेस एलोकेशन बताता है प्लानोग्राम। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्पेस ईच प्रोडक्ट और कैटेगरी शुड ऑक्यूपाई ऑन शेल्फ्स और डिस्प्ले टू ऑप्टिमाइज सेल्स एंड मीट कस्टमर नीड्स। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे कि जो आपके स्टोर होगा कोई भी, उसमें आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेस होगा, एक लिमिटेड स्पेस होता है। कैसे उस स्पेस में सारी चीज़ें आप रख सकते हो वो आपको प्लानोग्राम बताता है, क्योंकि आप प्लानोग्राम में ऑलरेडी प्लान करके चल रहे हो चीज़ें कि हाँ भाई हमारे पास इतने गज ज़मीन है, इतने गज मतलब जो भी स्पेस है उसमें हमको इतने सामान रखने हैं, कैसे रखेंगे, तो वो प्लानोग्राम हम पहले से करके रखते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट सामान रखने लग जाओगे, फिर इधर से उधर करोगे सामान को, नहीं यार इतना सामान नहीं आ पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो इसलिए प्लानोग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, क्रिएटिंग एन अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग डिस्प्ले बाय कंसीडरिंग कलर स्कीम्स, साइनेज एंड ओवर एस्थेटिक टू ड्रॉ कस्टमर्स अटेंशन। ठीक है, अब कस्टमर, सही बात है, मतलब हमने बहुत बचपन में भी सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। अब जो दिखाना है, जो बेचना है, वो कैसे डिसाइड करोगे, वो आप प्लानोग्राम से डिसाइड करोगे। फोर्थ होता है प्लानोग्राम कंप्लायंस। अब सारे स्टोर्स का अपना कुछ इंटरनल कंप्लायंस भी होता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हम यहाँ पे नहीं रख सकते और दूसरा प्रोडक्ट हम यहाँ पे नहीं रख सकते, ऐसे इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं। तो प्लानोग्राम हमें वो भी बताता है कि क्या इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, तो उसको ईजिली आप फॉलो कर सकते हो। फिफ्थ होता है सीजनल एडजस्टमेंट। अब सीजन्स के हिसाब से क्या होता है, कस्टमर का डिमांड या प्रेफरेंस चेंज होता रहता है, तो आप प्लानोग्राम में पहले से डिसाइड करके चल रहे हो कि क्या सीजनल ट्रेंड में चल रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को आप इधर से उधर रख सकते हो। फिर डेटा एनालिसिस एंड इंसाइट्स भी होता है, जो कि 6 पॉइंट है हमारा, कि आपका डेटा क्या बता रहा है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ खरीद रहे हैं, किस चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं कस्टमर, तो उस डेटा के हिसाब से भी उस प्रोडक्ट को ईजिली ऐसे कन्वीनियंट तरीके से रख सकते हो आप, ताकि ईजिली उनके ऐसे नज़रों में रहे कस्टमर्स की वो प्रोडक्ट। 7th होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी।
allowing for adjustments based on real-time feedback, unexpected changes in demand, or emerging market trends to remain responsive and competitive in the market. तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लानोग्राम डिसाइड कर लिया तो आप भाई सालों साल ऐसे 10 साल तक उसी वे में प्रोडक्ट्स रखोगे, नहीं। अगर किसी ने कोई फीडबैक दिया है कि हाँ भाई ये आइटम यहाँ क्यों रखा है, ये आइटम इतना अंदर क्यों रखा है, तो उसके हिसाब से भी आप चेंजेस कर सकते हो। ऑलराइट, अब देखते हैं क्या होते हैं प्लानोग्राम के सिग्निफिकेंस, कि क्यों ज़रूरी होता है प्लानोग्राम। सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कि भाई सेल्स को बूस्ट करता है वो, ठीक है। अगर कस्टमर्स की विजिबिलिटी में या रीच में प्रोडक्ट रहेगा तो वो इजीली वो चीज़ खरीदेंगे। आगे हम एक एग्जांपल में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। सेकंड होता है इनहेंसेस कस्टमर एक्सपीरियंस बाय सिंप्लीफाइंग प्रोडक्ट लोकेशन एंड क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी स्टोर में जा रहे हो, आपको इधर से उधर भागना पड़ रहा है। एक चिप्स का पैकेट इधर रखा हुआ है, लेस का पैकेट इधर रखा हुआ है, और येलो वाले लेस के लिए आपको स्टोर के दूसरे कोने पे जाना पड़ रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा ना उससे। तो प्लानोग्राम अगर करके रखते हो आप तो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी इन्हांस कर रहे हो, ठीक है। थर्ड होता है ऑप्टिमाइजेस सेल्फ स्पेस यूटिलाइजेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी आपके पास स्पेस पड़ा है ना उसका बेटर यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो प्लानोग्राम बना के। फिर होता है फैसिलिटेट्स ब्रांड कंसिस्टेंसी बाय स्टैंडर्डाइजिंग प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट अक्रॉस डिफरेंट स्टोर लोकेशंस, ठीक है। आपकी कुछ एक ब्रांड से कुछ वो भी आ सकता है कि स्टोर ने बोला, स्टोर के पास जैसे आपका स्टोर है, आपके पास है ना माउंटेन ड्यू वाला बंदा आया, बोला भाई माउंटेन ड्यू ज़्यादा बेचनी है, तो माउंटेन ड्यू को आप ऐसे कस्टमर्स की नज़रों में रखोगे तो ब्रांड कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है कि एक ब्रांड आपको पता है कि कस्टमर्स घुसेंगे ना तो उनको पता है कि लेफ्ट में ही माउंटेन ड्यू मिलेगी उनको, स्टोर के लेफ्ट वाली साइड में। फिफ्थ होता है गाइड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट बाय हाईलाइटिंग पॉपुलर आइटम्स एंड इंप्रूविंग स्टॉक रोटेशन। प्लानोग्राम बना के आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं, क्या चीज़ कब खत्म हो रही है, कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट थोड़ा सा ईजी हो जाता है प्लानोग्राम से। सिक्स्थ होता है सपोर्ट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बाय प्रमोटिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स और एनकरेजिंग क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। सही बात है, ये एक पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे माउंटेन ड्यू बोला था, उसको आपको प्रमोट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वही रखो या उस तरीके से रखो कि कस्टमर्स की नज़रों में ईजिली चले जाएं वो प्रोडक्ट्स। लास्ट होता है हेल्प ट्रैक एंड एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड सेल्स डेटा। तो कंज्यूमर बिहेवियर तो क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा, प्लानोग्राम एक बार बनाना शुरू कर दोगे तो, कि कंज्यूमर किस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, किस प्रोडक्ट्स को वो नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, लीस्ट इंटरेस्टेड है किस प्रोडक्ट में। उसके बाद आ जाता है डिसएडवांटेजेस। तो अभी तक हमने पढ़ लिया क्या फीचर्स होते हैं प्लानोग्राम के, कि उसमें आता क्या क्या है, उसके बाद क्या उसके सिग्निफिकेंस होते हैं कि करते क्यों है प्लानोग्राम। अब इतना सब कुछ पॉजिटिव है प्लानोग्राम का, तो कुछ ऐसे नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक बार आपने चीज़ें रख दी ना, क्योंकि मार्केट ट्रेंड या कस्टमर प्रेफरेंस तो चेंज होते ही रहते हैं, वो सेम नहीं रहते हैं, तो आपको इधर से उधर सामान करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है प्लानोग्राम में। प्लानोग्राम ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होता है, सेकंड पॉइंट हमारा यही कहता है कि प्लानोग्राम टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत सारी आपको लेबर चाहिए उसमें। जो स्टोर्स आपने देखे होंगे जैसे 24/7 होता है, रिलायंस फ्रेश होते हैं, इसमें भाई एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे होते हैं आधे से ज़्यादा टाइम, जब स्टोर खुले नहीं होते हैं तो वो इधर से उधर सामान को कर रहे होते हैं, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कॉस्टली। प्लानोग्राम्स कॉस्टली क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपको प्लानोग्राम बनाना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, ठीक है। तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और उसको टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो कॉस्ट भी वहाँ पे इनकर होती है। फोर्थ पॉइंट होता है इनएक्यूरेसीज। ज़रूरी नहीं है कि प्लानोग्राम जो आप बना रहे हो वो हमेशा सही ही होंगे, ठीक है। अगर आपने गलती से आउटडेटेड डेटा यूज़ कर लिया या कस्टमर प्रेफरेंस आपने गलत एस्टिमेट कर ली तो आपका प्लानोग्राम इनएक्यूरेट भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट होता है रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ। जो स्टाफ है वो भी मना कर सकता है कि क्या इधर से उधर कर रहे हो सामान बार बार, है ना, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं सामान को इधर से उधर करने में, या ओवर टाइम करना पड़ सकता है उसको कई बार, तो इसलिए वो मना कर सकते हैं। सिक्स्थ होता है स्पेस इनएफिशिएंसी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होता है। अगर आप प्लानोग्राम बना रहे हो तो आपको सारे आइटम्स उसी स्पेस में ऐसे एडजस्ट करने हैं, और कई बार क्या होता है ऐसे स्पेस को ओवरलुक कर देते हैं या कुछ हो जाता है, तो अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन हो सकता है स्पेस का। लास्ट होता है इनइफेक्टिवनेस इन यूनिक सिचुएशंस। अब कुछ सिचुएशन होती हैं जहाँ पे प्लानोग्राम आपका काम नहीं कर सकता है,
ठीक है, जैसे कि आपने प्लानोग्राम बनाया आज और मान लो 2 महीने बाद गर्मी आ गई, आपने प्लानोग्राम चेंज नहीं किया, तो वो यूनिक सिचुएशन है, वहाँ पे आपका प्लानोग्राम ऐसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो कि इतने बड़े डिसएडवांटेजेस नहीं हैं। कुछ अच्छी चीज़ होती है तो उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, तो वही सारी हैं ये। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपने इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपने 24/7 स्टोर्स देखे होंगे, दिल्ली में तो बहुत सारे होते हैं भाई। इनकी खासियत क्या होती है, ये 24 घंटे खुले रहते हैं और सबसे ज़्यादा इनकी बिक्री रात में ही होती है, क्योंकि जो भी ऐसे ड्रिंक करने वाले होते हैं, ये जो भी जिनको रात में क्रेविंग्स वगैरह होती हैं, वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे, 24/7 स्टोर पे। 24/7 की खास बात क्या है, लेफ्ट वाली पिक्चर में आप देख पा रहे होगे, जब भी आप कुछ आइटम लेते हो ना स्टोर से, तो आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो और बिलिंग काउंटर के जस्ट नीचे कितनी सारी चॉकलेट्स वगैरह ऐसे वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स रखी हुई हैं। बिलिंग काउंटर के पीछे भी शेल्फ में काफ़ी ऐसे सेक्सुअल वेलनेस की चीज़ें रखी हुई हैं। तो क्या होता है ना कि आप ऑलरेडी सामान ले चुके हो, लेकिन आप बोलते हो कि चल यार ऐसे बिलिंग करवा ही रहे हैं, 2 चॉकलेट्स और कर देना, 2 ऐसे कुछ और कर देना, ठीक है। तो ये ऐसे एड ऑन्स होते हैं जो कस्टमर को ऐसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लास्ट टाइम पे। और वहीं पे आप राइट साइड में देख पा रहे होगे चीज़ें, वहाँ पे चिल लिखा हुआ है सबसे पीछे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सारी ड्रिंक वाली चीज़ें मिलेंगी। या अगर आपको आइस क्यूब्स मिल रही हैं तो उसके आसपास आपको कहीं ना कहीं ऐसे ग्लासेस भी दिख जाएंगे, उसके आसपास आपको कहीं मंचीज़ या चिप्स वगैरह, चखना वगैरह भी दिख जाएंगे। तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने बीच वाले शेल्फ में देखा होगा, सबसे नीचे किंडर जॉय रखा हुआ है, सबसे नीचे वाले उसमें। तो वो किंडर जॉय सबसे नीचे क्यों रखा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब आएंगे तो भाई वो ऊपर थोड़ा ना देखेंगे, वो नीचे ही देखेंगे ना किंडर जॉय, भाई देखते ही उठा लेंगे वो लोग तो। ऑलराइट, तो इसलिए इस तरीके से चीज़ें रखो ना कि कस्टमर तो कैसा भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी कस्टमर हो सकता है, बहुत बड़ा एडल्ट भी कस्टमर हो सकता है, तो कस्टमर की रीच में रहे वो प्रोडक्ट और इजीली वो उस चीज़ को ले सके, उस प्रोडक्ट को। इसीलिए यूज़ होता है प्लानोग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लानोग्राम के क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है सेल्स डेटा। सही बात है कि हिस्ट्री में या पास्ट में कस्टमर्स ने क्या परचेज किया है, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को कस्टमर की रीच में रखो। सेकंड होता है कस्टमर डेमोग्राफिक, कि कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस क्या है आपके टारगेट कस्टमर का। थर्ड होता है सीजनल ट्रेंड या एनालिसिस। जैसे कि मैंने बताया था कि सीजन में अगर चेंज हो रहा है या कोई एक आइटम या ब्रांड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसको आप ऐसे सामने रखो या बहुत ज़्यादा ईजिली लोकेटेबल स्पेस पे रखो। फोर्थ होता है कैटेगरी मैनेजमेंट। जैसे कि हमने देखा था पीछे भी कि एक साइड पे अगर ड्रिंक्स रखी हैं तो ड्रिंक्स ही रखी हैं, तो एक कैटेगरी के आइटम्स एक साइड पे ही रखो, तो वो भी अफेक्ट करता है। फिफ्थ होता है स्पेस कंस्ट्रेंट, कि अगर स्पेस आपका नहीं है अच्छा या बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको उस हिसाब से अपना प्लानोग्राम डिसाइड करना पड़ेगा। सिक्स्थ होता है ब्रांड स्ट्रैटेजीज। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रांड कंसिस्टेंसी अगर आपको बनानी है तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, अपना प्लानोग्राम उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। सेवन्थ होता है प्रमोशनल एक्टिविटीज़, कि आपको जैसे मान लो किसी एक सीजन में या ऑफ सीजन में कुछ आप सेल पे निकाल रहे हो, तो उसको कहाँ पे रखोगे कि कस्टमर जैसे ही आए उनको पहले सेल पे नज़र पड़ जाए, अगर वो सेल का आइटम खरीदना चाहते हैं तो कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, डिस्काउंट वगैरह होते हैं, उसको भी अपने प्लानोग्राम में आपको इंक्लूड करना पड़ता है। नाइन्थ होता है विजुअल मर्केंडाइजिंग, जो कि हम पढ़ते हुए आए हैं अभी भी, कि कलर कोऑर्डिनेशन हो गया, एस्थेटिक्स हो गए, साइनेज हो गए, उनके हिसाब से भी आप अपना प्लानोग्राम डिसाइड कर सकते हो। 10th होता है फीडबैक एंड एडजस्टमेंट, जो कि हम पढ़ा ही था हमने पीछे, कि किसी भी फीडबैक के बेसिस पे या कस्टमर ने कुछ बोल दिया तो उसके बेसिस पे आप अपना प्लानोग्राम चेंज कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो। लास्ट होता है चैलेंजेस। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट है क्या, कुछ नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा था ना, इससे पहले फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा था, उसी के सारे पॉइंट्स हैं आपके चैलेंजेस में। एक बार देख लेते हैं, ऊपर से पढ़ लेते हैं। लिमिटेड स्पेस होता है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर लिमिटेड स्पेस में आपको बहुत सारे आइटम्स घुसाने हैं तो कैसे घुसाओगे। सेकंड होता है डायनेमिक कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस हमेशा चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट आप कैसे रखोगे या कैसे आप चेंजेस करते रहोगे उस प्रोडक्ट प्लेसमेंट में। थर्ड होता है सीजनल वेरिएशंस। सीजन्स भी चेंज होते रहते हैं, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, कभी सर्दियाँ आएंगी, फिर बरसात का सीजन आएगा, तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को आप कैसे रखोगे। फोर्थ होता है डेटा एक्यूरेसी। अब आपका डेटा कितना एक्यूरेट है वो भी आपका इम्पैक्ट करता है कि आप प्लानोग्राम कैसे डिसाइड कर रहे हो, कैसे अपने आइटम्स को अपनी दुकान पे रख रहे हो। अगर डेटा इनएक्यूरेट हो गया तो फिर नहीं होंगे उतनी सेल्स और उतना बेनिफिशियल नहीं होगा प्लानोग्राम। फिफ्थ होता है सप्लाई चेन डिसरप्शंस। अब कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है सेलर की साइड से या सप्लायर की साइड से, तो उस प्रोडक्ट की जगह खाली थोड़ा ना छोड़ दोगे यार। अगर वो बिक गए हैं सारे प्रोडक्ट्स, उसकी जगह पे कौन सा प्रोडक्ट उसको रिप्लेस करके रखना है या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट रखना है, ये सारे भी चैलेंजेस में आता है। सिक्स्थ होता है कंपटीशन एंड प्राइसिंग।
अब अपने कॉम्पिटिटर्स से या उनसे कैसा आप अलग रखोगे या प्राइसेस कैसे इफेक्टिव रखोगे, वो भी प्लानोग्राम में ही आपको डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे रखना भी तो पड़ेगा ना आइटम। अब कॉम्पिटिटर ने ट्रेंडिंग आइटम सबसे पहले रखा हुआ है तो उसके आइटम ज़्यादा बिकेंगे, आपके नहीं बिकेंगे। 7th होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग एग्जीक्यूशन। अब पूरा स्टोर में आपको विजुअल मर्चेंडाइजिंग करनी है, तो प्लानोग्राम में वो चीज़ एक चैलेंज होती है कि विजुअली कैसे बहुत अट्रैक्टिव बनाएं हम अपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट को। 8th होता है प्रमोशनल एग्जीक्यूशन, ठीक है, कि प्रमोशन कैसे दिखाने हैं आपको प्लानोग्राम में, वो भी एक तरह का चैलेंज होता है। 9th होता है स्पेस एलोकेशन डिस्प्यूट्स। कई बार क्या होता है ना कि आप एक कैटेगरी या एक ब्रांड के आइटम एक जगह पे रखते हो तो वो डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं कि आपने यही ब्रांड यहाँ पे क्यों रखा है। ये वो ब्रांड आएगा कभी आपके पास प्रमोशन लेके तो बोलेगा आपने हमारे कंपेटिटर्स का प्रोडक्ट पहले क्यों रखा हुआ है। सुपर मार्ट्स में ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है। 10th होता है टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि प्लानोग्राम ऐसे हवा वाली चीज़ नहीं है कि कोई भी कर लेगा। उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जब जो भी हमने पढ़ा था। तो जहाँ पे भी ट्रेनिंग या सॉफ्टवेयर होता है ना, वहाँ पे इतना ईजी नहीं होता उस चीज़ को सीखना। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल होता है, बट ईजी नहीं होता है, तो इसलिए उसको हम चैलेंजेस में लिख सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है प्लानोग्राम, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्लानोग्राम को अफेक्ट करते हैं, कैसे 24/7 स्टोर प्लानोग्राम यूज़ करता है, और क्या इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और लाइक तो हो ही गई होगी अब तक वीडियो, नहीं हुई तो प्लीज़ जाके लाइक कर देना, और कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे आए हो, आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।